हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है केवीएस का पेडागॉजी। ये पूछा था आपका टीजीटी में। तो पेडागॉजी तो ऐसा सेक्शन है जो सब में ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप पीआरटी के हों या पीजीटी के हों। ठीक है, तो पूछा है अभी 2023 में। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जब एक बालक किशोर बन जाता है तो निम्नलिखित में से किसका विकास होता है? जब बालक क्या बन जाता है? किशोर बन जाता है, तो किस चीज़ का विकास होता है? जो देखिए ऐसी चीज़ जो उसके अंदर पहले से रहती हो, ठीक है, और उसी को इन्हेंस करना हो, उसी को विकास करना हो, तो क्या चीज़ रहती है उसके अंदर? ऑफिशियल आंसर की में आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, आत्म केंद्रित चिंतन। ये बात सही है, ईगोसेंट्रिक अप्रोच रहता है। कैसे? देखिए ईगोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है? बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ईगोसेंट्रिक अप्रोच में ना, वो ये समाज वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोच पाते हैं। अपनी सोच हुई उनको लगती है कि सब लोग वही चीज़ सोचते हैं ना। अब यही चीज़ डेवलप होता है किशोरावस्था में कि बच्चे जो हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाते हैं, तो इसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिक अप्रोच। ईगोसेंट्रिक जो थॉट है वही क्या होता है? बच्चों में डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर देखिए हमें प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों उपलब्ध करानी पड़ती है? जो बच्चे पीआरटी में पढ़ते हैं उनको हमें टीएलएम क्यों ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है? ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है औपचारिक कार्यात्मक स्तर पर, पूर्व कार्यात्मक स्तर, मूर्त अमूर्त। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है सारे ही स्टेजेस, जो कि अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो एक ही है, इसलिए ऑप्शन 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड और 3 में देखते हैं। देखिए पीआरटी के बच्चे होते कौन सी एज ग्रुप के हैं? एज ग्रुप के होते हैं 7 से 11 तक के होते हैं, तो इसलिए भी एज ग्रुप देख करके भी आप ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते थे। लेकिन इसका मेन कारण ये है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, मतलब मूर्त सोच है बच्चे की। अभी बच्चा जो चीज़ सामने देख रहा है उसके बारे में वो ज़्यादा सीखेगा। जैसे बच्चों को जोड़ घटाने सिखाना हो तो क्या करेंगे टीचर्स? कुछ कंकड़ इकट्ठा करके ऐड करेंगे या फिर कुछ पेंसिल्स वगैरह जोड़ के दिखाएंगे, तो कॉन्क्रीट चीज़ें उनको दिखाएंगे, उनको सामने मूर्त चीज़ें दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अमूर्त सोच तो तब होती है बच्चों की जब बच्चे 11 साल से एबव हो जाते हैं, तब वो सिंबल्स पहचानने लगते हैं। सिंबल्स का मतलब कि जैसे गणित का कुछ सिंबल हो गया, पाई हो गया ना, इस तरह के चीज़ें अमूर्त, कुछ अमूर्त चीज़ें, साइंटिफिक थिंकिंग आने लगती है उनकी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, किशोर में सही गलत की समझ मुख्यतया किससे संबंधित होती है? देखिए जब भी सही गलत आए ना, इसका मतलब होता है कि नैतिकता की बात हो रही है, मोरालिटी की बात हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, रचनावादी कक्षों में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? तो देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा? देखिए परियोजना कार्य दिया जाएगा, ये बात तो सही है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा ताकि बच्चे अलग अलग चीज़ें सोचें, लिखें ना। क्षेत्र का दौरा दिया जाएगा, कराया जाएगा, फील्ड ट्रिप्स बच्चे ऑब्जर्व करेंगे ना, और इसके बाद क्लास में एक दूसरे का डिस्कशन होगा, बहुत अलग अलग तरह के पॉइंट्स निकल के आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ तो एक ही तरह की है, और इसमें ये जो थर्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो कि प्रदर्शन है। बच्चों को आप प्रदर्शन कोई चीज़ ऐसे ले आके ऐसे प्रदर्शन करा के नहीं सिखा सकते हैं, ये रचनावादी क्लासरूम में। ठीक है, बच्चे जैसे कुछ रचनात्मक चीज़ें बनाते हैं, जैसे राखी वगैरह बनाते हैं, तो कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ नई चीज़ें करते हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं हो सकता कि हाँ ये देखो बच्चों ये राखी है ऐसे ही बनती है, नहीं, उनसे बनवाया जाए, उनके प्रोजेक्ट करवाया जाए तब होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ पेडागॉजी,
ये पेडागोजी आया हुआ है 2023 में और उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका केवी का पेपर है। ये DSSB में भी आता है पेडागोजी वगैरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो एक व्यवस्थित होता है। सही बात है, विकास एक व्यवस्थित होता है, एक ऑर्डर होता है, विकास एक ऑर्डर क्रम में होता है। कैसे? सबसे पहले बच्चा मान लीजिए पेंसिल पकड़ना सीख रहा है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, गोंचना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, राइटिंग बनाएगा, तो एक ऑर्डर में होता है। अच्छा, उत्तरोत्तर यानी कि प्रोग्रेसिव होता है। हाँ, ये प्रोग्रेस ही तो हो रही है, ठीक है। और कोहेरेंट माने एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे बच्चे का अभी मान लीजिए पैर मजबूत नहीं है, तो पहले पैर मजबूत होगा, फिर बच्चा क्या करेगा, क्रॉलिंग करेगा, फिर उसके बाद वो चलना सीखे, खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो क्या है, सारी क्रियाएं एक दूसरे से कोहेरेंट हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, एक दूसरे से कोहेरेंट होता है, लेकिन साइक्लिक नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं होती। अब कोई चलना सीख गया है तो वो भूलेगा थोड़ी, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर इस था साइक्लिक वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ये वाला तो क्वेश्चन हो ही गया। अब हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, छठा क्वेश्चन है ये। एक अध्यापक परीक्षा के दिन, ये टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक क्या है, परीक्षा का दिन। ये टॉपिक दिया गया है, किशोर छात्रों को विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। तो अध्यापक किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करेगा? जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए टीचर डिजायर्स टू एक्सप्लोर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एडोलसेंट स्टूडेंट ऑन टॉपिक। इस टॉपिक पे द डेज ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, इसके बारे में टीचर पता लगाना चाहता है। तो कौन सा इन चार में से कौन सा बेस्ट मेथड होगा, ठीक है। कौन सा बेस्ट मेथड होगा? तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाला मेथड बेस्ट होगा, जिसमें बच्चे अपनी अपनी बातों को कह पाएंगे, अपने अपने सोच को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि गतिक विकास होता है, मतलब जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो टेक्स प्लेस होती है। मोटर डेवलपमेंट जो सूक्ष्म नहीं, सॉरी मोटर डेवलपमेंट, जैसे आपके शरीर का विकास हो रहा है, तो सबसे पहले पैर विकास करेगा, फिर पैर मजबूत होगा, फिर वो थोड़ा सा क्रॉलिंग करना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ने सीखेगा। तो जो ये मोटर एक्शंस हैं बच्चे की, वो क्या होती हैं, वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में होती हैं, ठीक है, लेकिन विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सालों बीत गया, बच्चे को चलना ही नहीं आया, नहीं, बच्चे चलना सीख जाते हैं अगर उसको प्रॉपर वो नॉर्मल बच्चा है तो, ठीक है। तो क्या होता है, जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो फिक्स्ड ऑर्डर में होता है और स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क में होता है। जैसे इसीलिए तो एज ग्रुप रखा गया है कि 6 साल के बच्चे क्लास फर्स्ट में होंगे, तो जो 6 साल के बच्चे होंगे उनका जो मेंटेलिटी होगा, जो उनकी कैपेसिटी होगी, वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे होती है, ठीक है। कक्षा 7 का छात्र है तो उसके अभिभावक महसूस करते हैं कि विद्यालय में गैर समावेशी संस्कृति है, मतलब ऐसी संस्कृति है कि जो सुनील से बिलोंग नहीं करती है। तो क्योंकि उसके बच्चे को कतिपय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, आसपास के विद्यालय भी एक ही जैसे हैं, तो सुनील को बेहतरी के लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब भी आसपास के स्कूल एक जैसे हैं तो अब आप क्या करेंगे, स्कूल तो बदलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, एडवाइज हिम टू एडजस्ट इन स्कूल, उसको स्कूल में एडजस्ट करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। और उसके बाद उसके लिए अगर हम होम ट्यूशन फॉर हिम, होम ट्यूशन अरेंज करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्रिफर होम स्कूलिंग है, मतलब घर पर पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, घर पर पढ़ाई को प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पे गैर समावेशी चीज़ें हैं वो भी बच्चा यहाँ पे घर पे सहज तरीके से
सीख ले। मान लीजिए कोई अलग भाषा सिखाई जा रही है और वो उस भाषा से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन सारे स्कूलों में वही पढ़ाया जाता है, तो घर पे क्या करना, होम स्कूलिंग तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट बॉर्न विथ, मतलब जो मानव होता है वो किस चीज़ के साथ नहीं पैदा होता है। तो कौन, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन तो होता ही है मानव में, हाँ ये भी होता है। रिस्पॉन्स भी करता है, बच्चा रिस्पॉन्स करता है ना, उसको छुओ थोड़ा इधर उधर हिलता है। कुछ इंस्टिंक्ट्स भी होती है, मूल प्रवृत्तियाँ भी होती हैं, रोना गाना हंसना ये सब उसका करता ही रहता है, लेकिन वैल्यूज़ नहीं सीख के आता है, पेट से वैल्यूज़ कोई सीख के नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए कोलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत हैं उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सबका अलग अलग स्टेजेस है। पहले क्या है, पहले प्री कन्वेंशनल है, मतलब पूर्व परंपरागत है। ठीक है, फिर कन्वेंशनल है, परंपरागत, फिर उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल है, मतलब पश्च परंपरागत। ठीक है, तो इन सब 3 है। जो प्री कन्वेंशनल है वो लगभग 3 से 7 या कहीं कहीं 10 आपको मिल जाएगा एज होता है। तो प्री कन्वेंशनल में क्या होता है कि बच्चे ओबीडियंस के और पनिशमेंट की बात करते हैं, मतलब कि आज्ञाकारी रहेंगे और थोड़ा सा डरेंगे भी, कहीं मार ना पड़ जाए ना। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड बच्चे रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और जो कन्वेंशनल स्टेजेस रहती हैं, जो परंपरागत स्टेजेस रहती हैं, वो लगभग 10 से 13 की रहती है। उसमें क्या होता है, सोशल एक्सपेक्टेशंस जो रहती हैं उसी पे बच्चे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल वाली फीलिंग होती है और लॉ ऑर्डर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो पोस्ट कन्वेंशनल होता है, मतलब पश्च परंपरागत होता है, उसमें क्या होता है, वो 13 से अबव का स्टेज होता है। उसमें हायर थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नैतिकता से भी परे चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं जो समाज में बना दिया वही एक्सेप्ट करना है, नहीं, समाज में जो बना दिया उसके बियॉन्ड सोचना है, ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचना है, एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में सोचना है। ठीक है, इतना तो रहा कोहलबर्ग का, मैंने यहाँ पे करा दिया। इसमें क्या रहा है, कौन सा सही नहीं है। पहला देखते हैं, नैतिकता पूर्व परंपरागत स्तर पर पुरस्कारों और स्वरुचि पर आधारित होती है। ये बात सही है कि प्री कन्वेंशनल स्टेजेस पे गुड जो होता है कि हम जो बच्चे होते हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और रिवार्ड्स वगैरह के बारे में सोचते हैं, पनिशमेंट से बचने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में सोच के वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है ना, इसलिए यह नहीं होगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर पर, पूर्व परंपरागत स्तर मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पर क्या होता है, नैतिकता बाह्य रूप से नियंत्रित होती है। मतलब कि इसमें क्या बोला है, मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड इन प्री कन्वेंशनल स्टेजेस। अच्छा, यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेजेस पे जो मोरालिटी होती है वो बाहर से कंट्रोल होती है, बाहर से कंट्रोल होती है कि नहीं होती है, ये बताना है इसमें। तो ये बात भी सही है कि बाहर से ही कंट्रोल होती है भाई नैतिकता ना। अभी बच्चे को कह दो पेंसिल नहीं चुराना है, अगर लेके आओगे मारेंगे तो फिर वो कभी वो काम नहीं करेगा ना, बाहर से ही हो गई इसमें। अब मैं आंतरिक रूप से कुछ नहीं आया। अच्छा, अब इसमें थर्ड क्या कह रहे हैं, पश्च परंपरागत मतलब पोस्ट जो कन्वेंशनल स्टेज होगा पर सामाजिक मूल्यों का पालन करने की प्राथमिकता होती है। तो जो पोस्ट वाला होता है ना, पोस्ट वाला मतलब कि जो एकदम लास्ट वाला होता है, उसमें क्या होता है, सामाजिक मूल्य ज़रूरी नहीं है, उसमें क्या होता है, समाज से बियॉन्ड जाके करते हैं। तो इसमें यही ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि यही गलत है। इसमें जो पोस्ट कन्वेंशनल होता है उसमें समाज से बियॉन्ड जाके करते हैं। और जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, रीजनिंग बेस्ड ऑन नोशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी करेक्टराइज पोस्ट कन्वेंशनल। हाँ, पोस्ट कन्वेंशनल का भी मैंने बताया, जो तर्क और नैतिकता चीज़ होती है वो धारणाओं पर आधारित होती है। कुछ अलग धारणाएं होती हैं, जैसे ह्यूमैनिटी की हो गई ना, एथिकल इश्यूज़ की हो गई, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर
केवल थर्ड क्या है, गलत है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, मानव विकास के संदर्भ में एक अनुसंधानकर्ता यह खोज करना चाहता है कि छात्रों की आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर छात्रों में वित्तान कौशलों का विकसन किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, अनुसंधानकर्ता किस अविकल्प को अपनाकर इसकी खोज करेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा क्या जैसे जो, एक मिनट चलिए पहले आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ए रिसर्चर, एक रिसर्चर है जो चाहता है टू एक्सप्लोर करना कि हाउ डू कॉपिंग स्किल, जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं, बच्चों की जो कॉपी करने वाली स्किल्स है वो कैसे डेवलप होती है डिफरेंट लेवल पर स्कूलिंग के, और एज जैसे जैसे बढ़ती है। तो देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका मतलब जो एज ग्रुप है वो अलग अलग है ना। एज ग्रुप यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एज ग्रुप को अलग अलग किया है और टाइम भी अलग किया है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे होगा ना, अलग अलग टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल का है ना, उसी के क्लास के जितने बच्चे हैं वो 6 साल के हैं। अब उन्हीं पे हमें देखना है कि ये बच्चे कॉपी कैसे करते हैं, इनके अंदर जो कॉपी करने वाला स्किल है वो कैसे जनरेट हो रहा है। तो इन्हीं बच्चों पे हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे टेस्ट करेंगे ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग टाइम पे इसी सेम एज ग्रुप के बच्चों को क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं। ठीक, तो ये कौन सा टेस्ट कहलाता है, कौन सा टेस्ट कहलाता है, ये कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट। लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट में टाइम जो है बहुत लंबा लगता है और एज भी बढ़ती रहती है, मतलब एज तो बढ़ेगी ना, 6 है आज 6 साल है, फिर अगले साल 7 होगा इन बच्चों का, फिर अगले साल 8 होगा, इस तरह से। और यहाँ पे टेस्ट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, एज इंक्रीज करेगी। एज किस टेस्ट में एज इंक्रीज करती है, लॉन्गिट्यूडनल जो टेस्ट होता है उसमें एज इंक्रीज होती है, और जो क्रॉस सेक्शन टेस्ट होता है उसमें एज इंक्रीज नहीं होती है। उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग एज के बच्चों को एक ही बार में टेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में देखना है। देखिए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, द टर्म मैच्योरेशन इज सिनोनिम्स टू ग्रोथ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो परिपक्वन है शब्द वृद्धि का समानार्थी है, तो वृद्धि का समानार्थी परिपक्वन हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। वृद्धि जो है क्वांटिटेटिव होती है, मतलब इसमें मात्रात्मक होता है, और जो ये मैच्योरेशन है, कोई मैच्योर तो अपनी लास्ट एज तक होता है, लास्ट सांस तक मैच्योर होता है। दिमाग का जो मैच्योरेशन होता है वो लास्ट सांस तक होता है। तो कैसे ग्रोथ और ये मैच्योरिटी तो एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है, इसलिए यही सही है और बाकी सारा सही होगा। इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या अन्वेषणात्मक विधि की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, अन्वेषणात्मक विधि मतलब डिस्कवरी मेथड की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो डिस्कवरी मेथड की कौन सी विशेषता नहीं है, यह छात्रों में वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अभिरुचि विकसित करती है। ये बात तो सही है, अगर कोई डिस्कवरी मेथड अप्लाई कर रहा है सिखाने में, बच्चे खोज करके सीख रहे हैं, तो ये साइंटिफिक अप्रोच तो है ही, और इससे दिमाग भी तेज होता है, ये भी बात सही है। ये कह रहा है सेकेंड वाला कि इट प्रोवाइड लिटिल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। ये कह रहा है लिटिल, अब यहाँ लिटिल लिख करके ना सब गड़बड़वा दिया, सॉरी, लिटिल लिख के सब गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अब इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्रिपेयर देम लाइफ, अगर ये होता इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग तब जाके स्टेटमेंट सही होता। अब यहाँ लिटिल लिख के गड़बड़ कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। अब और थर्ड देखते हैं, इट मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव और परमानेंट, मतलब ये जो अधिगम को क्या करता है, स्थायी बनाता है, प्रभावी बनाता है, बात भी सही है। और इट फोस्टर्स आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग कीनली, हाँ ये बात भी सही है कि अगर बच्चे डिस्कवरी मेथड से सीखते हैं तो किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, ध्यान से सीखेंगे ना, ध्यान चीज़ें बच्चों में आएगी ना, ध्यान से सीखने की
कैपेसिटी आएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट है। आई होप के समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या अनुकरण को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है। कौन सा अनुकरण? इमिटेशन। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे उस चीज़ को बार बार दोहराएं ना, किसी चीज़ को बार बार दोहराएं, तो आप क्या ऐसा करेंगे कि उस सेम चीज़ को बार बार दोहराएं? तो क्या करेंगे? प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देंगे। हाँ, ये बात तो सही है, प्रत्यक्ष हम प्रोत्साहन देंगे तभी बच्चे अनुकरण करेंगे किसी चीज़ का ना। अरे हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तभी तो बात दोबारा काम करेगा। जैसे बच्चे की राइटिंग है, हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे दोबारा काम करेगा। अच्छा, परिणामों से संतुष्ट होना। हाँ, ये भी बात सही है कि आप बच्चों के परिणाम से संतुष्ट हो, ऐसे दिखाएंगे कि आप संतुष्ट हैं, ये भी बात सही है ना। अब क्या करेंगे? चौथा देख लेते हैं। चौथा लिखा है कि प्रतिनिधि मूलक प्रबलन। क्या है ये? विकैरियस, क्या बोलते हैं इसको? विकारियस रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है कि दूसरे को प्राइज मिलता है और बच्चों को दिखाया जाता है, अरे देखो उसको प्राइज मिला है। तो इससे भी अच्छा है कि बच्चे इमिटेट करेंगे ना, बच्चे नकल करेंगे। मतलब पहला ऑप्शन से भी बच्चे नकल करेंगे, दूसरे ऑप्शन से भी बच्चे नकल करेंगे। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि ऐसा मॉडल दिखाना जिसमें किसी को उसके कुपथगामी व्यवहार के लिए दंडित किया गया है। मान लीजिए किसी चोर ने क्या किया है, चोरी किया और उसको दंड मिला, तो बच्चे वो चोरी करने वाला व्यवहार थोड़ी सीखेंगे, ऐसा चीज़ नहीं सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे? यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और किसी के गलत काम को दिखा करके हम नहीं, बच्चों में वो चीज़ नहीं डेवलप करना चाहते। ठीक है, अनुकरण की चीज़ें देखिए, अगर कोई काम करने, चोरी करने से बच्चों को मार पड़ेगी तो बच्चा काहे दोबारा वो काम करेगा? नहीं करेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से पाठचर्या का कौन सा पहलू अध्यापक के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? देखिए, पाठचर्या का कौन सा पहलू अधिक उपयोगी नहीं है, करिकुलम का कौन सा एस्पेक्ट्स उपयोगी नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर हम करिकुलम में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या पढ़ाना है, ये भी उपयोगी है भाई। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे हमें मूल्यांकन करना है, तो ये टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन ये जो वातावरण को संरक्षित करना है, ये टीचर्स का काम नहीं है। ठीक है, ये टीचर्स का काम नहीं है कि हाउ टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, ये वाला उपयोगी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें उपयोगी हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी तरह से क्लासेस आगे कंटिन्यू करते रहिए। चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।